फंड में निवेश और एयूएम के रिलेशन के बारे में और उसके साथ साथ पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर विस्तार से चर्चा करने के लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इन्वेस्टोग्राफी की फाउंडर श्वेता जैन जी। श्वेता मैम, आपका मनी9 पर बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू मैम, आपने हमारी स्पेशल रिपोर्ट में भी देखा कि फोकस इस बात पर था कि म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय क्या उसके एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम को देखना चाहिए या नहीं। आपकी क्या सलाह होगी, किसी स्कीम के चुनाव के समय एयूएम को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? जी, स्कीम का एयूएम इम्पॉर्टेंट होता है पर बहुत ज़्यादा नहीं मेरे हिसाब से। और अलग अलग टाइप के स्कीम्स का जो एयूएम का इम्पोर्टेंस होता है वो अलग होता है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, एक लार्ज कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड में अगर एयूएम काफ़ी जैसे 30,000 40,000 करोड़ भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके पास निवेश के बहुत ऑप्शंस हैं। और कोई भी एक स्टॉक में या कहीं पे जहाँ पे उनको निवेश करना है वो बहुत ज़्यादा उनको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी उनके पास ऑप्शंस है। बट अगर आप देखें कि परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ रहा है तो उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से। आप जब एक म्यूचुअल फंड इक्विटी चूज करें जैसे लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप, तो परफॉर्मेंस और स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा ध्यान दें। एयूएम पे मैं मेरे हिसाब से थोड़ा कम ध्यान दे तो चलेगा। बट अगर स्मॉल और मिड कैप स्कीम्स हैं तो एयूएम पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक स्मॉल कैप फंड है तो उसमें अगर पैसा ज्यादा हो गया, एयूएम ज्यादा हो गया, तो जहां पे वो निवेश करते हैं छोटी कंपनीज होती हैं, तो अगर वो ज्यादा पैसे उसमें डाले तो रिस्क तो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें उनका स्टेक काफी ज्यादा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर फिर वो वहां बेचने की अगर पोजीशन में रहे तो जैसे जैसे वो बेचते हैं तो प्राइस गिरता ज्यादा, इम्पैक्ट ज्यादा होता है, कहने का मतलब ये है। तो स्मॉल कैप स्कीम्स अक्सर ये करती हैं कि जैसे एयूएम बढ़ जाता है तो वो लमसम्स लेना बंद कर देती हैं या पैसे बिल्कुल लेना बंद कर देते हैं एसआईपी एसटीपी के अलावा। तो काफी ऑप्शंस वो करते हैं इसी वजह से, ताकि फंड के परफॉर्मेंस पे असर ना पड़े, क्योंकि स्मॉल और मिड कैप में असर पड़ सकता है। तो इस रीजन की वजह से मैं सोचती हूँ कि उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट स्कीम टाइप के हिसाब से आप देखा जाए। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो एयूएम यानी कि जो आकार है, जो साइज़ है किसी भी फंड, जिस म्यूचुअल फंड में आप निवेश करने वाले हैं, ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन हाँ, स्कीम टू स्कीम बेसिस पे ज़रूर इसका इम्पैक्ट होता है। जैसे कि अगर आप लार्ज कैप फंड का चुनाव कर रहे हैं तो एयूएम कितना बड़ा भी हो उससे ज़्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि निवेश के अवसर बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं किसी फंड मैनेजर के पास। लेकिन वहीं अगर आप कोई मिड कैप या पर्टिकुलरली किसी स्मॉल कैप फंड में पैसा लगा रहे हैं और उसका एयूएम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो फिर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि उसका जो परफॉर्मेंस है उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसका ज़रूर आप ध्यान रखें कि किस स्कीम में आप पैसा लगा रहे हैं, उसके लिहाज से जो आपका एयूएम का साइज़ है वो कहीं ना कहीं मैटर कर सकता है, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा नहीं। मैम, ये भी कहा जाता है कि खासकर इक्विटी फंड्स में एयूएम साइज का असर रिटर्न पर नहीं होता, जैसे आप भी कह रही थी, लेकिन डेट फंड्स के मामले में इसका कुछ असर जरूर हो सकता है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को समझाइएगा कि क्या क्या ये मामला है, यानी ऐसा क्यों होता है कि इक्विटी में इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता लेकिन डेट फंड्स के केस में एयूएम्स बहुत मायने रखते हैं? जी, डेट फंड्स में ऐसा होता है कि जैसे अगर एयूएम बड़ा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो थोड़ा सा हमको बैलेंस देख के चलना पड़ता है। जैसे अगर एक्सपेंस रेशियो है तो बड़ी स्कीम का जो एक्सपेंस रेशियो वो काफी काफी डाइवर्सिफाई हो जाता है, तो काफी फैल जाता है, तो एक्सपेंस थोड़ा कम हो जाता है। तो वो अच्छी बात है। बट जो रिस्क हो जाता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे स्कीम बड़ा हो जाए तो अगर किसी ने उनके पोर्टफोलियो में किसी ने डिफॉल्ट किया है या ज्यादा रिडेम्पशंस आ गए हैं, तो फिर स्कीम को मैनेज करना या बेल आउट करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो वो उस लिए डेट में एयूएम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली क्योंकि वो दूसरों को लोन दे रहे हैं, तो उनका भी रिस्क वैसे ज्यादा है। हमको लगता है कि डेट फंड सेफ है, इसीलिए हम उसमें पैसा डालते हैं। और पर अगर ट्रिपल ए रेटेड पेपर्स भी है तो भी अगर किसी ने डिफॉल्ट किया या डिले किया पेमेंट और रिडेम्पशन आ गए तो काफी रिस्क बढ़ सकता है डेट फंड्स में। तो इसलिए डेट फंड्स का एयूएम एक्चुअली जैसे बड़ा होता जाए स्कीम वैसे रिस्क बढ़ जाता है।
ओके, तो इक्विटी फंड के बनस्पत अगर आप कोई डेट स्कीम में पैसा लगा रहे हैं, उसका एयूएम अगर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इक्विटी के मुकाबले डेट फंड्स में अगर देखा जाए तो एयूएम के बहुत ज़्यादा मायने हैं, बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर एयूएम बढ़ जाता है किसी डेट फंड का, तो इक्विटी के कंपैरिजन में यहाँ पे जो जोखिम है, जो रिस्क है, वो हमें श्वेता मैम बता रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस लिहाज से आप जब भी किसी डेट फंड में निवेश कर रहे हो, तो उसका एयूएम देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है इन कंपैरिजन टू अगर आप किसी इक्विटी फंड में निवेश करते हैं। ठीक है मैम, ये तो बात हुई एयूएम की और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की, लेकिन मनी 9 ने देश का सबसे पहला और अब तक का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट पर्सनल फाइनेंस सर्वे किया है, जिसमें हमने कमाई, खपत, निवेश, सेविंग और कर्ज समेत कई तरह के आंकड़े सामने रखे हैं जो शायद आज तक किसी ने भी सामने नहीं रखे हैं। चूंकि हमारा वास्ता निवेश से है और खासकर म्यूचुअल फंड से है, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि सर्वे में चौंकाने वाला जो तथ्य पता चला है वो ये है कि देश में निवेश करने वालों में से सिर्फ 6% लोग ही म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगी मैम? ऐसा क्यों है कि बहुत कम लोग हैं जो निवेश करते हैं और उसमें से भी म्यूचुअल फंड्स में तो केवल 6% लोग ही पैसा लगाते हैं? जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ये सर्वे करने के लिए। बहुत थैंक यू ज़रूरी मैम। आंकड़े आने चाहिए। ये 6%, अगर वैसे हम देखा जाए तो कितने लोग हमारे आसपास निवेश कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि सभी शायद निवेश करें, बट 6% काफ़ी सरप्राइजिंग नंबर है। बट ऑनेस्टली मैं सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतने लोगों से बात करती हूँ, जब मैं कॉर्पोरेट्स में वर्कशॉप्स वगैरह करती हूँ तो इतने लोगों से बात करती हूँ, तो अक्सर इन अ रूम ऑफ 50 शायद 4 या 5 लोग मुझे कहते हैं कि मैं निवेश कर रहा हूँ। तो मतलब काफी सिमिलर नंबर्स आ रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम एजुकेशन जारी रखें, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स, हम पहले ही स्टार्ट करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो पहले ही लोग डर जाते हैं। बट ये बहुत ज़रूरी डिस्क्लेमर भी है। बट हमको लोगों को एजुकेट करना है कि क्या उनको अपने लिए निवेश करना है। जैसे हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने निवेश किया था, क्या हमको अलग तरीके से निवेश करना ज़रूरी है और क्यों? जैसे पहले एफडीज अच्छा था या प्रॉपर्टी में निवेश करते थे, तो वो अच्छा, मतलब उनकी लाइफ अच्छी सेट हो जाती थी। क्या आगे जाके हम इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए रियल एस्टेट और एफडीज बस होंगे? क्या आज हमारे पास बेटर ऑप्शंस है? जी बिल्कुल है, म्यूचुअल फंड्स। पर हमको ये एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को कि कैसे म्यूचुअल फंड्स वर्क करते हैं, क्यों ये एफडी से बेटर है, कहाँ एफडी से बेटर है, कहाँ प्रॉपर्टी से बेटर है। काफी एजुकेशन की जरूरत है। ठीक है, तो आप कह रही हैं मैम कि एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हमारे बुज़ुर्ग, हमारे माता पिता या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो निवेश करते थे, उससे जैसे समय बदल रहा है हमें अपने जो निवेश के पैटर्न्स हैं उसमें कहीं ना कहीं बदलाव करना चाहिए। मैम, एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगा, ये जो सर्वे हमने किया है उसमें 6% हमने ये पाया कि म्यूचुअल फंड्स में लोग पैसा लगाते हैं। 18% सबसे ज़्यादा जो निवेश करने वाले लोग हैं वो अब भी, जैसे आप कह रही थी, 18% जो पैसा है वो प्रॉपर्टी में, यानी कि ज़मीन में या लैंड में या आपके घर में जाता है, वो चाहे रहने के लिए हो या फिर निवेश के लिए हो, 18% वहीं पे जाता है। तो क्या मैं एक छोटा सा सवाल और आपसे जानना चाहता हूं, जब आप कह रही हैं कि हमें अपने निवेश के पैटर्न में बदलाव करना चाहिए, तो एक आइडियल मिक्स क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी की जहाँ तक बात है, गोल्ड की जहाँ तक बात है, या तो फिर म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट की बात है, आइडियल मिक्स क्या होना चाहिए मैम? जी, आप फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ रहे हैं कि प्रॉपर्टी में कितना एक्सपोजर चाहिए। तो मैं तो कहूंगी कि आपको 100% फाइनेंशियल एसेट्स में रहना चाहिए, बट दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। जैसे हम खुद के घर लेते हैं, दैट्स अ सेल्फ कंजम्पशन प्रॉपर्टी, तो मैं एग्जैक्टली। उसको एक निवेश के तौर पे नहीं मानती हूँ, क्योंकि हम उसको बेच के कहीं, मतलब और पैसा नहीं लगाने वाले हैं, या किसी गोल के लिए हम घर में पैसा डाल के फिर उसमें रहते नहीं है, और उसके लिए फिर बच्चों के एजुकेशन के लिए हम अपना खुद का घर नहीं बेच देते। वो तो नहीं करते हैं। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें, तो अगर हम रियल एस्टेट में डालें तो काफी एक्सपोजर रियल एस्टेट की तरफ चला जाएगा, क्योंकि इट्स अ हाई कैपिटल, इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव ऑप्शन। एग्जैक्टली। तो जैसे 60, 70, 80% प्रॉपर्टी की तरफ ही चला जाएगा। तो मैं रेकमेंड करती हूँ लोगों को कि इसके पहले कि वो सेकंड प्रॉपर्टी अपना खरीदे इन्वेस्टमेंट के लिए, फर्स्ट तो खुद के कंजम्पशन के लिए हो गई, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगी कि रेंट बेटर है या खुद का प्रॉपर्टी बेटर है, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफरेंट डिस्कशन। पर अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए करना चाहें तो एक साइजेबल अपना चंक इतना बना ले, प्रॉपर्ट इतना अपना पोर्टफोलियो बना ले कि उतना अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करें तो एटलीस्ट 50-50 तो रहे। फिर अगर समझिए कोई 50 लाख का अपना पोर्टफोलियो बना रहा है,
तो अगर आप 25 लाख उसमें से डाइल्यूट करके अपना प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो इट्स ओके, एटलीस्ट 50-50 तो करें। और गोल्ड आपका फाइनेंशियल में ही लेती हूँ मैं कि आप 10% ऑफ योर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो और योर ओवरऑल पोर्टफोलियो 10 to 15% कैन बी इन गोल्ड। ये तीन बिग क्लासेस हो गए। व्हेन फाइनेंशियल एसेट्स बोलते हैं तो म्यूचुअल फंड्स, एफडी, पीपीएफ सब उसी में आ जाता है। हम्म। तो वो एक 50-50 एटलीस्ट मान के चलिए। ठीक है, तो 50-50 आपका निवेश होना चाहिए। आप एक घर अपने रहने के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन दूसरा घर अगर आप खरीदना चाहते हैं, निवेश के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, तो उस केस में आपका जो पोर्टफोलियो है, टोटल जो साइज़ है इन्वेस्टमेंट का, उसमें से आप 50-50 ऐसा कर सकते हैं कि आप 50% पैसा रियल एस्टेट में और बाकी पैसा जो है वो ऑलमोस्ट, जैसे हमें श्वेता मैम कह रही है कि फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ मूव कर सकते हैं। वो शायद एक आइडल मिक्स हो सकता है अगर आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं। अच्छा मैम, इसके साथ साथ पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष 2022 के मजबूत बिजनेस मोमेंटम को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इस साल बरकरार नहीं रख पाई है। दरअसल पिछले वित्त वर्ष में जहां रिटेल निवेशकों की ओर से नए एसआईपी रजिस्ट्रेशंस में 90% की जबरदस्त बढ़त देखी गई थी, इस साल इसमें स्लो डाउन देखा जा रहा है, जिससे ओवरऑल जो बिजनेस मोमेंटम है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है। इसके पीछे आप क्या वजह मानती है मैम? कोई बाजार की वजह है या तो फिर ओवरऑल ये जो एक फिनोमिना है या एक वन टाइम एक एक्टिविटी है जिस वजह से इस बार इतने एसआईपी रजिस्ट्रेशंस नहीं हुए हैं? नहीं, हर कुछ साल में आप देखिए कि एसआईपी रजिस्ट्रेशन काफी बढ़ जाते हैं, तो वो एक इंटरेस्ट आता है, तो तब रिटेल इंटरेस्ट मतलब ऐसे आता है कि एक साथ सब डालते हैं। तो वो आई थिंक लास्ट ईयर फिनोमिना देखा हमने। ऑल्सो लास्ट ईयर लोग खर्चा बाकी एटलीस्ट ट्रैवल के लिए कम कर रहे थे, तो इस साल मैं देख रही हूँ कि ट्रैवल पे भी लोग काफी खर्चा कर रहे हैं, कंजम्पशन के लिए काफी खर्चा कर रहे हैं। तो एसआईपी वैसे कम होती जा रही है, प्रॉपर्टी में भी लोगों का इंटरेस्ट वापस आ गया है। तो जहां हम लास्ट ईयर मार्केट्स में इंटरेस्ट ज्यादा देख रहे थे, इस साल वो कहीं बट गया है इन तीनों में। तो काफी मतलब मैं देख रही हूँ कि वो चेंज हो गया है, इसकी वजह हो सकती है। दूसरी वजह ऑफकोर्स मार्केट्स खुद ही है। जब मार्केट्स बूम पे रहता है, एकदम एक वन डायरेक्शन तेजी में रहता है, तो सबका इंटरेस्ट होता है। जब मार्केट थोड़ा ठंडा हो जाता है, थोड़ा उतार चढ़ाव होता है, तो सब थोड़ा सा मार्केट से दूर भागने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों ही कारण है इस साल इंटरेस्ट कम होने में और एसआईपी कम जुड़ने में। ओके, तो एक तो हमने देखा है कि पिछले साल जहां निवेश के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे लोगों के पास, बाजार में ज़्यादा पैसा आ रहा था, इस बार हम देख रहे हैं कि वापस से एक तो प्रॉपर्टी की और लोगों के खुद के खर्चे जो हैं वो भी कहीं ना कहीं वापस आते हुए देखें, जिस वजह से बाजार में जो रुझान है वो काफ़ी हद तक कम होता हुआ दिखा है, जिस वजह से जो एसआईपी रजिस्ट्रेशंस हैं पिछले साल की तुलना में इस बार काफ़ी कम देखने को मिले हैं। मैम, आप कह रही थी कि बाजार खुद भी एक रीज़न रहा है जिस वजह से जो एसआईपी रजिस्ट्रेशन है वो कम हुए हैं, रिटेल निवेशक दूर रहे हैं। लेकिन अक्टूबर से हमने देखा है कि भारतीय शेयर बाजारों में जो मजबूती है वो कहीं ना कहीं लौटती हुई दिखी है। यही कारण है कि जो निवेशक अब आर्बिट्राज फंड से भी कहीं ना कहीं निकल रहे हैं और पैसा जो है वो इक्विटी फंड्स या फिर जो दूसरे हाइब्रिड फंड्स हैं उनकी ओर जाता हुआ दिख रहा है। पिछले कई महीनों से इस कैटेगरी में यानी कि आर्बिट्राज फंड्स में जो आउटफ्लो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। क्या निवेशकों का ऐसा करना सही है? आपकी क्या सलाह होगी ऐसे निवेशकों को जो ऐसे मूव कर रहे हैं इन फंड्स में से? जी, निवेशक यूजली मार्केट्स जब ऊंचाई पे रहते हैं या अपवर्ड मूवमेंट रहता है तभी उनका इंटरेस्ट आता है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे मार्केट्स बढ़ रहे हैं तो इंटरेस्ट वापस आ रहा है। तो अगर ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है तो मैं उनको कहूंगी कि थोड़ा सा ध्यान से संभल के चले। अगर वो अभी निवेश कर रहे हैं तो एक सिस्टमैटिक वे में, डिसिप्लिन वे में करें, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 to 12 months का एक कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करें, ताकि मार्केट के उतार चढ़ाव को थोड़ा सा वो मैनेज कर पाए और एक लॉन्ग टर्म अपना बनाए रखे। जैसे एटलीस्ट 5 साल अपना अगर होराइजन बनाए रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना जो अभी इन्वेस्ट करते हैं तो उनको ऐसा होता है कि नेक्स्ट 3-4 महीने में उनको अगर अच्छा खासा मूवमेंट नहीं दिखा तो वो निकाल देंगे अपना पैसा एक लॉस पे या ऑलमोस्ट सेम पे। तो मुझे वो नहीं चाहिए कि आप खराब एक्सपीरियंस नहीं हो। तो ये दो चीजें अगर ध्यान रखेंगे तो आपका इक्विटी एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। ओके, तो कम से कम लॉन्ग टर्म नज़रिया आपको लेके चलना चाहिए बाज़ार में। जब भी आप पैसा निवेश करते हैं, खासतौर पे म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए अगर आप निवेश करते हैं, तो उस लिहाज से आपको अपना, अगर आप नज़रिया बदल भी रहे हैं, आर्बिट्राज फंड से इक्विटी फंड्स की ओर आ रहे हैं, तो बाज़ार की मूवमेंट को देख के ना करें। अगर कर भी रहे हैं तो श्वेता मैम हमें बता रही कि आप सिस्टमैटिक तरीके से उसे करिए, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का वो ख़राब ना हो। उसके लिए आपको लंबी अवधि के लिए, जब भी आप निवेश करते हैं तो कम से कम लंबी अवधि के लिए अपना निवेश बनाए रखें, ताकि आपके जो रिटर्न है वो बेहतर हो और आपका अनुभव भी म्यूचुअल फंड्स को लेके अच्छा हो।
मैम, हाल में एचडीएफसी ने निफ्टी प्राइवेट बैंक ईटीएफ लॉन्च किया है। पिछले 6 महीनों में हमने देखा है कि बैंक निफ्टी ने करीब 20% का काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के करीब भी पहुंचता हुआ दिखा है। इसे देखते हुए क्या अब एचडीएफसी के इस ईटीएफ में निवेश करना सही है, जब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा मूवमेंट आ चुका है और इंडेक्स ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है? जी, मैं यूजुअली थीमेटिक फंड्स और सेक्टोरल फंड से इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करती हूँ कि दूर रहें। पर बैंक जो है वो हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज एक बैकबोन है, तो अगर आप कोई भी फंड में देखेंगे तो आपको एटलीस्ट 20 to 40% बैंक्स का एक्सपोजर मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये एक ईटीएफ है जो इन्वेस्टर्स बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, अनलेस किसी को स्पेसिफिक यही एक्सपोजर चाहिए तो वो 10% या 15% अपने पोर्टफोलियो का इसमें निवेश कर सकते हैं। टाइमिंग मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ कि अभी है सही टाइम डालने का, तो मुझे नहीं लगता कि अभी इसमें निवेश करना चाहिए। ओके, तो टाइमिंग, जिस तरह के रिटर्न इस इंडेक्स ने ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं, फिलहाल के लिए निवेशकों को इससे दूर ही रहना चाहिए। और इनफैक्ट अगर किसी को बैंकों में निवेश करना भी है, बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्टेड है इस फंड में निवेश करने के लिए, तो श्वेता मैम कह रही कि आप अपने फंड का टोटल कॉर्पस का 10 से 15% से ज़्यादा इसमें ना निवेश करें, वो आपके लिए बेहतर रणनीति होगी। चलिए, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर खास चर्चा के बाद अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। श्वेता मैम, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अगले सेगमेंट के लिए भी हमारे साथ बने रहिए। इस सेगमेंट में हम हमारे जो दर्शकों के सवाल हम तक आते हैं, जो क्वेरीज वो हमें भेजते हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। चूँकि आप हमारे साथ मौजूद हैं मैम, एक एक करके आपके सामने वो सारे सवाल रखता हूँ। पहला सवाल हमें जयपुर से कविता जिंदल जी ने ईमेल के जरिए भेजा है। कविता जी 35 साल की एक वर्किंग प्रोफेशनल है और हर महीने एक इक्विटी फंड में करीब 10,000 रुपये का निवेश करती हैं। उनके पोर्टफोलियो में गोल्ड जैसे दूसरे एसेट तो हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और निवेश नहीं है। इसीलिए कविता जी, आप थोड़ा इसे डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं और आपसे सलाह चाहती हैं कि कुछ अच्छे डेट फंड्स बताएं जिसमें वो हर महीने 5,000 रुपये का निवेश कर सकें, या कोई और फंड जो आप सुझाना चाहें डेट फंड्स के अलावा। मैं सोचती हूँ कि कविता जी इसमें निवेश कर सकती हैं। अगर इक्विटी में निवेश करना चाहे तो फ्लेक्सी कैप में निवेश कर सकती है, इंडेक्स फंड्स में निवेश करती है, जैसे एसबीआई निफ्टी 50 है या कोई भी निफ्टी 50 फंड है, तो उसमें निवेश कर सकते हैं। ये चेक कर सकते हैं कि उनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में क्या फिट हो रहा है। मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि डेट फंड में निवेश करें, बट उनको अपना पूरा ओवरऑल एलोकेशन देखना चाहिए और फिर ये डिसीजन लेना चाहिए। मेरे हिसाब से डेट अभी के लिए वो अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो डेट में आप पैसा ना डालें। इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 50 हुआ, या तो आप किसी फ्लेक्सी फंड में निवेश कर सकती हैं। कविता जी, आपके लिए राय ये निकल के आ रही है। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। वाराणसी यूपी से ओम प्रकाश पासवान जी ने व्हाट्सएप के जरिए ये हमें भेजा है। ओम प्रकाश जी 24 साल के हैं और कुछ महीने पहले ही उन्होंने एक फार्मा कंपनी में नौकरी शुरू की है। ओम प्रकाश जी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं और हर महीने 2,000 रुपये की SIP के लिए आपसे कुछ अच्छे फंड्स का सुझाव मांग रहे हैं। ओम प्रकाश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी नई जॉब के लिए, और आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट का स्टार्ट करना सोचा है, तो बहुत अच्छा स्टेप है ये। आप एक निफ्टी 50 में स्टार्ट कर सकते हैं अपना फंड, जो एक लार्ज कैप पैसिव इंडेक्स फंड है, जैसे एसबीआई निफ्टी 50 में कर सकते हैं, या फिर आप एक फंड जैसे फ्लेक्सी कैप है जहां पे आपको हर तरह का एलोकेशन मिल जाएगा, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी, तो आप PPFAS फ्लेक्सी कैप फंड में भी निवेश कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप यंग है और आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो शायद आप इनको अगर जो फ्लेक्सी कैप में जो स्टॉक्स देखेंगे तो आपको काफी एक्साइटमेंट होगा जब आप थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर देखेंगे, तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करी हूँ। पर आप ये याद रखिए कि कंसिस्टेंटली आपको इन्वेस्ट करना है और SIP करते रहना है, और ये आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। लॉन्ग टर्म मतलब 2 महीने 4 महीने नहीं, एटलीस्ट 5 से 10 साल आपको सोचना ही है। ओके, तो ओम प्रकाश जी, पहले तो आपको कंग्रेचुलेट कर रही हैं मैम, और दूसरी बात आपको ये समझा रही हैं कि आपने शुरुआत की है इन्वेस्टिंग की, लेकिन आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, लगातार इन्वेस्ट करना है, SIP के जरिए करना है। और शुरुआत कैसे करनी है उसके लिए भी आपको गाइड किया है कि आप चाहें तो कोई निफ्टी 50 जैसा कोई एक इंडेक्स फंड, या तो फिर कोई फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें PPFAS का नाम उन्होंने लिया है, इन फंड से आप अपने निवेश की जो शुरुआत है वो कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे उन्होंने कहा, लंबे समय के लिए आपको निवेश करना है और लगातार निवेश करना है, और SIP के जरिए अगर आप निवेश करते हैं तो आपके रिटर्न और भी बेहतर हो सकते हैं। तीसरा सवाल हमें पूछा है दिल्ली से शिप्रा पांडे जी ने हमारे YouTube पेज पर।
उनके पापा ने म्यूचुअल फंड्स की 2 योजनाओं में निवेश किया था और इसमें उनकी मां को नॉमिनी बनाया गया था। अब उनके दोनों पेरेंट्स यानी माँ बाप नहीं हैं। वह ये जानना चाहती हैं कि क्या अब ये फंड वह अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा सकती हैं। शिप्रा जी ये भी जानना चाहती हैं कि क्या टैक्स बचत के लिहाज से इन्हें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF में ट्रांसफ़र करना बेहतर रहेगा। दोनों पे अपनी राय दीजिए मैम। शिप्रा, सॉरी फॉर योर लॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेरेंट्स को लूज़ करना कोई आसान बात नहीं रहती है। और जो आपके फादर के नाम पे थे और आपकी मदर नॉमिनी थी, तो आप अब उनके डेथ सर्टिफिकेट्स वगैरह जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं आप सबमिट कर सकते हैं। फैमिली ट्री वगैरह जो एयर्स हैं उनको डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं और आपको आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको HUF में ट्रांसफ़र करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडिया में कोई एस्टेट टैक्स है नहीं। तो जैसे आप जब बेचेंगे तब कैपिटल गेन्स टैक्स होगा। तो HUF एक अलग एंटिटी है, तो आपको थोड़ा बहुत जो 1 लाख का इक्विटी में लॉन्ग टर्म का है वो आपको शायद फ़ायदा होगा, बट उससे ज़्यादा आपको और कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे हिसाब से आपको अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। तो आप अपने नाम पे या जो भी एयर्स हैं उनके नाम पे ट्रांसफ़र करना मेरे हिसाब से वो ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन रहेगा। ठीक है, तो शिप्रा जी आप बजाय इसके कि HUF में जो आपके माता पिता के निवेश के फंड स्कीम्स रखी हैं उनको ट्रांसफ़र कराएं, उससे अच्छा है कि आप अपने दस्तावेज सारे जमा कीजिए और अपने नाम पे या जो भी उत्तराधिकारी हैं, जैसे हमें श्वेता मैम बता रही हैं, उनके नाम पे जो भी स्कीम्स हैं, जो भी निवेश हैं, वो आप ट्रांसफ़र करा सकती हैं। HUF में अगर आप निवेश करती हैं, जैसे आपने कहा कि आप टैक्स बचाने के मंशा से ऐसा कर रही हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो अननेसेसरीली आपकी जो दिक्कतें हैं, उलझने हैं, वो कहीं ना कहीं बढ़ा सकता है। तो अच्छी बात यही है या सही समझदारी इसी में ही है कि आप उत्तराधिकारियों के नाम पे या अपने नाम पे वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप ट्रांसफ़र करा सकती हैं। इसी के साथ श्वेता मैम बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी।